न्यूटन का 337 साल पुराना तीसरा नियम वस्तु के आकार की अनदेखी करता है। साधारण प्रयोगों में वस्तु का आकार महत्वपूर्ण फैक्टर है। इसको जगह देने के लिए नियम में संशोधन किया गया है। इसे प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। अगस्त 2018 में अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स की वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस में एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने अजय शर्मा की प्रेजेंटेशन पर कहा था कि अगर ये तीसरे नियम पर प्रपोज्ड एक्सपेरिमेंट्स सफल हो जाते हैं तो भारत नोबेल प्राइज का हकदार होगा। न्यूटन का मूल नियम रिएक्शन इक्वल टू माइनस एक्शन। न्यूटन का संशोधित नियम रिएक्शन इक्वल टू माइनस एक्शन, के शेप इंटू के कंपोजिशन इंटू के टारगेट इंटू के अदर। यह चर्चा विस्तृत रूप से www.newton99.com शोध पत्रों, लेखों और डिस्कशंस इंटरव्यू के रूप में उपलब्ध है। इस पर ई बुक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इन 21st सेंचुरी भी आखिरी चरणों में है। न्यूटन के तीसरे नियम की परिभाषा क्या है? न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्रिया बराबर है माइनस प्रतिक्रिया। यह नियम पूरी तरह से तभी सही माना जाएगा जब प्रतिक्रिया क्रिया के पूरी तरह बराबर हो और प्रतिक्रिया की दिशा भी क्रिया के पूरी तरह विपरीत हो। ये दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। नियम की परिभाषा और समीकरण अन्य किसी घटक पर निर्भर नहीं है। इस तरह यह नियम सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। न्यूटन के तीसरे नियम में क्रिया और प्रतिक्रिया बल या फोर्स के रूप में समझा या मापा जाता है। प्रथम दृष्टि में न्यूटन के 337 वर्ष पुराने तीसरे नियम के बारे में आगे सोचने की क्या जरूरत है? न्यूटन के 337 वर्ष पुराने नियम के कुछ पहलुओं को अभी तक समझा ही नहीं गया है। नियम वस्तुओं के आकार की पूरी तरह अनदेखी करता है या तो डेली लाइफ के प्रयोगों से स्पष्ट हो जाता है। प्रयोगों में वस्तु की संरचना भी एक महत्वपूर्ण घटक है जिसकी भी नियम पूरी तरह उपेक्षा करता है। इस तरह प्रतिक्रिया क्रिया के बराबर, कम या ज़्यादा भी हो सकती है। इस तरह संशोधित नियम एक फ्लेक्सिबल या लचीला नियम है। न्यूटन का 337 साल पुराना तीसरा नियम विज्ञान का आधारभूत नियम है। इसके विरोध में आप क्यों और कैसे दावा कर रहे हैं? ठीक है, अगर न्यूटन का तीसरा नियम आधारभूत नियम है तो इसकी सभी अवस्थाओं में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जिन प्रयोगों में नियम की कमजोरी है उन्हें भी करना चाहिए। उन्हें क्यों छोड़ा गया है? वस्तु का आकार एक महत्वपूर्ण घटक है, पर इसके प्रभाव को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने पहल ही नहीं की है। वस्तु के आकार भिन्न भिन्न हो सकते हैं, जैसे कि गोल, अर्धगोल, छतरीनुमा, पाइप, बहुभुज, फ्लैट या कोई अन्य संभव आकार। हम यहाँ स्वतंत्र रूप से गिरती और टकराकर ऊपर उठती हुई वस्तुओं की स्टडी कर रहे हैं। आप वस्तु के आकार का जिक्र बार बार कर रहे हैं। आप न्यूटन के तीसरे नियम पर वस्तु के आकार के प्रभाव को प्रयोगों द्वारा कैसे दर्शा सकते हैं? मान लो हमारे पास 1 किलोग्राम की बास्केटबॉल और रग्बी बॉल है जिसे 1 मीटर की ऊंचाई से गिराते हैं। दोनों गेंदों के आकार भिन्न भिन्न हैं और कंपोजिशन एक जैसी बनाई गई है। बास्केटबॉल गोल है और रग्बी बॉल अंडाकार। न्यूटन के तीसरे नियम में क्रिया और प्रतिक्रिया को फोर्स या बल के रूप में समझा या मापा जाता है। जब गेंदें नीचे गिरती हैं तो दोनों पर लगा फोर्स या भार 9.8 न्यूटन के बराबर होते हैं। इस तरह दोनों की क्रिया बराबर हुई। अगर क्रिया 9.8 न्यूटन है तो न्यूटन के नियमानुसार प्रतिक्रिया भी उतनी ही होगी, अर्थात 9.8 न्यूटन। अगर बास्केटबॉल और रग्बी बॉल 1 मीटर की ऊंचाई से गिराएं तो दोनों को 1 मीटर तक टकराकर उछलना चाहिए, क्योंकि दोनों की क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर यानी 9.8 न्यूटन है। फर्श आदि पर टकराने के बाद दोनों की दिशा भी विपरीत होनी चाहिए। कुछ अवस्थाओं में बास्केटबॉल फर्श या ग्राउंड से टकराकर 1 मीटर की ऊंचाई तक वापस आ जाती है। इस तरह
प्रयोगात्मक तौर पर भी क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर और विपरीत हुए। इस तरह न्यूटन का तीसरा नियम बास्केटबॉल के संबंध में इस प्रयोग या कल्पना में सही साबित हुआ। दूसरी तरफ रग्बी की बॉल 1 मीटर से कम उछलती है और अलग अलग कोणों पर उछलती है। इस तरह ना तो प्रतिक्रिया क्रिया के बराबर हुई और ना ही दिशा विपरीत हुई। इस तरह न्यूटन का नियम सही साबित नहीं होता है। यह विसंगति या अनोमली रग्बी बॉल के आकार की वजह से हुई, क्योंकि दोनों गेंदों की संरचना और भार सब एक समान माने जाते हैं। यह थ्योरेटिकल विवेचना है। ये प्रयोग आज तक हुए ही नहीं हैं। इसे अंतिम तौर पर संवेदनशील प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया जाना चाहिए। क्या न्यूटन ने ये साधारण से प्रयोग किए ही नहीं? नहीं, ना तो न्यूटन ने और ना ही अन्य वैज्ञानिकों ने न्यूटन के नियम को परिमाणात्मक तौर पर इन प्रयोगों से जांचा है, पर नियम को बिना परखे ही सही माना जा रहा है। यही इन प्रयोगों की नवीनता है। वैज्ञानिक आज चांद पर पहुंच गए हैं, मंगल पर पहुंच गए हैं, सूरज के भी नज़दीक जा रहे हैं, तो इन साधारण सी बात पर क्यों ध्यान नहीं देते? यही मेरा सवाल है। बिना प्रयोगों के न्यूटन के तीसरे नियम को सही क्यों माना जा रहा है? क्या मजबूरी है? इन प्रयोगों में वस्तु के आकार, संरचना, प्रकृति आदि का अत्यंत महत्व है। अतः ये प्रयोग विशेष रूप से कार्यान्वित किए जाने चाहिए। अभी तक ये प्रयोग किए ही नहीं गए हैं। बिना प्रयोगों के ही न्यूटन के तीसरे नियम को पूरी तरह सभी अवस्थाओं में सही माना जा रहा है। यह वैज्ञानिक सोच नहीं है। इन प्रयोगों से न्यूटन का तीसरा नियम, जो विज्ञान का आधारभूत नियम है, पूरी तरह बदल जाएगा। न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण युद्ध क्षेत्र में भी दिया जाता है। जब बंदूक से गोली आगे निकलती है तो बंदूक पीछे हटती है। ऐसे में न्यूटन के तीसरे नियम को सही ठहराया जाता है। वास्तव में गोली आगे निकलने या छूटने पर बंदूक का पीछे हटना एक जाना माना उदाहरण है। इस उदाहरण में न्यूटन का गुणात्मक या मोटे तौर पर ही सिद्ध होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि गोली की आगे जाने की गति मात्रा मोमेंटम और बंदूक के पीछे हटने की गति मात्रा परिमाणात्मक तौर पर मापी ही नहीं गई है। इनमें सतह का खुरदरापन भी एक महत्वपूर्ण घटक है। गणित के समीकरणों के अनुसार बंदूक के पीछे हटने पर वेग वेलोसिटी मापना अधिक कठिन है। जिस गति से बंदूक पीछे हटती है वो गति इस समीकरण से मापी जा सकती है। v गन बराबर है मास ऑफ बुलेट गुणा वेलोसिटी ऑफ बुलेट भाग m गन। पर आज तक इस समीकरण से गति को मापा ही नहीं गया है। न्यूटन का तीसरा नियम सही है या बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और बच्चे इम्तिहान में लिख रहे हैं, पास हो रहे हैं। यही तर्क जहाज, हेलीकॉप्टर, मिसाइल आदि पर भी लागू होता है। इनके संबंध में एग्जॉस्ट माना गैस, धुआं, आग, अन्य कण आदि की गति मात्रा मापना बहुत कठिन है। इन सब के संबंध में नियम को मोटे तौर पर या गुणात्मक तौर पर ही सही है, परिमाणात्मक तौर पर नहीं। जहाज़ों और रॉकेटों के उड़ने के और भी कई फैक्टर हैं। न्यूटन का तीसरा नियम तो सिर्फ एक फैक्टर है। आपने न्यूटन के तीसरे नियम में कैसे सुधार किया है? नियम का संशोधित रूप क्या है? संशोधित नियम में एक फैक्टर का ध्यान रखा गया है जो वस्तु के रिजल्ट्स को बदलते हैं। यह प्रयोगों के मध्य नज़र बनाया गया नियम है। न्यूटन की गति का संशोधित नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के समानुपात में प्रतिक्रिया होती है, जो वस्तुओं के आकार, संरचना, विशिष्टता आदि पर निर्भर करती है। प्रतिक्रिया प्रोपोर्शनल टू क्रिया। प्रतिक्रिया बराबर है के क्रिया। यहाँ के की वैल्यू है के बराबर है के शेप गुणा के कंपोजिशन गुणा के टारगेट गुणा के अदर्स। इस तरह प्रतिक्रिया जनरलाइज्ड रूप में बन जाती है। प्रतिक्रिया बराबर है के गुणा के शेप गुणा के कंपोजिशन गुणा के टारगेट गुणा के अदर्स। यहाँ के समानुपात का गुणांक है। यह प्रयोगों से मापा जा सकता है।
इस तरह संशोधित समीकरण वस्तु के आकार, संरचना, टारगेट के गुणों और अन्य घटकों की व्याख्या करता है। इस तरह संशोधित समीकरण एक विस्तृत या व्यापक समीकरण है। कुछ अवस्थाओं में संशोधित समीकरण न्यूटन का मूल समीकरण बन जाता है जब k बराबर है 1। वैज्ञानिक इस बात पर एक मत हैं कि प्रयोगों द्वारा न्यूटन के तीसरे नियम की खामियों को परिमाणात्मक तौर पर इन प्रयोगों से सिद्ध किया जा सकता है। इस 40 साल के संघर्ष में सबसे यादगार क्षण कौन कौन थे? आपने तो आइंस्टीन के पदार्थ ऊर्जा समीकरण E=mc² और लगभग 2275 वर्ष पुराने आर्किमिडीज के सिद्धांत का संशोधन भी किया है। न्यूटन के तीसरे नियम को संशोधित करने वाला रिसर्च पेपर आज से लगभग 25 वर्ष पहले 1999 में प्रकाशित हो चुका है, जहां से मैंने शुरुआत की थी। 1 अगस्त 2018 को वाशिंगटन डीसी की कॉन्फ्रेंस एक यादगार घटना साझा करना चाहता हूं। इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स ने किया था। मैं वाशिंगटन अपने खर्चे पर गया था क्योंकि मुझे सरकार या किसी एजेंसी से कोई मदद नहीं मिली थी, पर वैज्ञानिकों के सामने अपनी बात रखने का यह एक महत्वपूर्ण मौका था। मैंने वहां न्यूटन के तीसरे नियम के संशोधन पर प्रस्तुति दी। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, इसका किन किन अवस्थाओं में अध्ययन नहीं किया गया है, इसकी क्या क्या खामियां हैं, इन खामियों को किन किन प्रयोगों द्वारा दर्शाया जा सकता है, न्यूटन का तीसरा नियम संशोधित रूप में क्या है। इसके बाद मेरी बात सुनने के बाद एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने कहा, अजय, आप न्यूटन के तीसरे नियम के संशोधन को अगर प्रयोगों से सिद्ध कर देते हैं तो भारत नोबेल प्राइज का हकदार होगा। मेरा दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक रहा है। इसे यहाँ निष्पक्ष ढंग से समर्थित किया गया था, अतः मेरी सोच सही है। आपके शोध कार्य की सराहना काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नई दिल्ली ने भी की है। जी हाँ, मैंने 2018 में विश्व के कई वैज्ञानिकों और संपादकों से इस संबंध में संपर्क स्थापित किया। सभी ने लिखित रूप से मेरे न्यूटन के तीसरे नियम के शोध कार्य को मौलिक ठहराया। इसका मतलब यह है कि यह प्रयोग अभी तक नहीं हुए हैं। तब मैंने अपने पेपर्स CSIR नई दिल्ली के डायरेक्टर जनरल को भेजे। यहाँ पर प्रोजेक्ट को पूरी तरह जांचा गया। एक बार फिर स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट एनालिसिस में मेरे शोध पत्र की मौलिकता की पुष्टि हुई। अक्टूबर 2018 में मुझे संपूर्ण रिसर्च प्रोजेक्ट भेजने को कहा गया, जिसमें उपकरणों और कार्यविधि की पूरी तरह व्याख्या हो। उस समय मैं शिक्षा विभाग में सहायक निदेशक था। यहाँ पर स्कूलों में सुधार, अध्यापकों की ट्रांसफ़र आदि की जिम्मेदारी थी। यहाँ रिसर्च से संबंधित पोस्ट नहीं थी और किसी तरह की कोई प्रयोगशाला भी नहीं थी। मैंने सालों तक फिजिक्स DAV कॉलेज चंडीगढ़ और हिमाचल में लेक्चरर के रूप में पढ़ाई है। फिर मैंने रिसर्च प्रोजेक्ट को सरकार को फंडिंग पोर्टल के माध्यम से भेजने की कोशिश की। वहाँ यह प्रोजेक्ट सबमिट ही नहीं हुआ। जवाब था कि क्योंकि मैं रिटायर होने वाला था और मेरे पास कोई प्रयोगशाला नहीं थी और इसलिए मेरा प्रोजेक्ट आगे नहीं गया। मुझे भगवान पर भरोसा था, मैं काम करता रहा। आपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी इस संबंध में पत्र लिखा। PMO ने आपके पेपर्स को पुनः जांच हेतु CSIR न्यू दिल्ली के डायरेक्टर जनरल को भेजा। हाँ, यह सही है। PMO को इसके लिए धन्यवाद। मैं मार्च 2021 में रिटायर हो गया था। सभी वैज्ञानिकों ने पत्र व्यवहार भी लगभग ख़त्म कर दिया था। जब यह सरकारी नौकरी में कुछ नहीं कर सका तो अब रिटायर होकर क्या करेगा। कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, मानो हिमालय दरवाजे में आकर खड़ा हो गया हो। मैंने जनवरी 2022 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा। तब 5 सदस्यीय कमेटी CSIR न्यू दिल्ली में गठन किया गया।
कमेटी ने 11 नवंबर 2022 को रिपोर्ट दी। आपके रिपोर्ट में लिखा, आपके प्रोजेक्ट का 2019 में स्वॉट एनालिसिस में मूल्यांकन हो चुका है। जिस तरह आपको निर्देश दिया गया है वैसे प्रोजेक्ट भेजो, कुछ और प्रयोगों को शामिल करो, पर कोई प्रयोगात्मक सुविधा नहीं दी गई जिसकी मुझे नितांत आवश्यकता थी। ना ही व्यक्तिगत प्रेजेंटेशन के लिए मुझे बुलाया गया। अब मैं 3 वर्ष पहले रिटायर हो चुका हूँ। रिटायरी का रिसर्च प्रोजेक्ट कौन स्वीकार करेगा? अब प्रयोगों की सुविधाएं देना सरकार का काम है। मैं 24/7 काम करने को तैयार हूँ। सरकार अरबों रुपया हर साल शिक्षा और रिसर्च पर खर्च करती है। इन प्रयोगों पर 10-15 लाख रुपए खर्च होंगे। अगर इसरो, DRDO, हेल्थ और इंजीनियरिंग लेबोरेटरीज के उपकरणों की मदद मिले, ये प्रयोग 6 महीने में हो सकते हैं। नवंबर 2022 को मैंने स्पीड पोस्ट के माध्यम से CSIR को जवाब दे दिया है। मैं आशावादी हूं और 1 साल के बाद भी पत्र के उत्तर में इंतजार में हूं। इस संबंध में PMO ने दिसंबर 2022 या जनवरी 2023 में टेलीफोन से मुझसे पूछा कि मैं उपरोक्त जवाब से संतुष्ट हूं। मैंने जवाब दिया, कृपया मुझे प्रयोगों की सुविधाएं दो। मेरा प्रोजेक्ट वैज्ञानिकों द्वारा अनुमोदित है। एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने इसे नोबेल प्राइज का प्रोजेक्ट कहा है। बस हमें साधारण से प्रयोग करने हैं। मुझे अब भी PMO और CSIR न्यू दिल्ली से जवाब का इंतजार है। मैं आशावादी हूं क्योंकि मेरा काम वैज्ञानिकों ने अप्रूव किया है। आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। किसी भारतीय वैज्ञानिक द्वारा भारत की भूमि पर किए गए विज्ञान में नोबेल प्राइज CV रमन को 1930 में मिला था। बाकी सभी भारतीय मूल के वैज्ञानिकों ने नोबेल प्राइज अमेरिका और इंग्लैंड के नागरिकों के रूप में मिला। उन्होंने यह कार्य अमेरिका और इंग्लैंड की धरती पर किया था। अगर आप इतिहास का अवलोकन करें तो भारतीय वैज्ञानिकों का सबसे बड़ा सहारा मेहनत और आत्मविश्वास ही होता है। न्यूटन का तीसरा नियम वस्तु के आकार की अनदेखी करता है या इसकी सबसे बड़ी खामी है। ये प्रयोग 100% सफल होंगे। भारत का नाम दुनिया के हर स्कूल में जाएगा। आप 140 करोड़ भारतवासियों के लिए और विश्व विज्ञान के लिए आधारभूत नियमों के संशोधन के लिए पिछले 40 वर्ष से संघर्ष कर रहे हैं। सरकार से कोई भी सहयोग नहीं मिल रहा है। अब तक आप निराश हो चुके होंगे। इस समय तो आपके पास कोई नौकरी भी नहीं है। जिंदगी के 6 दशकों में से 4 दशक मैंने इसी शोध कार्य में लगा दिए हैं। CSIR न्यू दिल्ली से प्राप्त रिपोर्ट उत्साहवर्धक है। मेरा काम मौलिक है, मेरी सोच वैज्ञानिक है। यह बात सिद्ध हो चुकी है। यहाँ तक कि PMO ने भी रिटायर्ड टीचर के पत्र को पढ़ा, उस पर कार्रवाई की। यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। यह बात अलग है कि सरकार की तरफ से प्रयोगात्मक सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। मेरे कुछ पेपर्स न्यूटन के पहले और दूसरे नियम के बारे में भी हैं। मैंने पिछले 1-2 साल में उन्हें कंप्लीट किया है। इसके लिए प्रयोगों की आवश्यकता नहीं है। मैं रुका नहीं हूँ, ये पेपर्स तैयार हैं। इस संबंध में इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज बेंगलोर के वैज्ञानिकों और यूलर सोसाइटी वाशिंगटन अमेरिका के वैज्ञानिकों के महत्वपूर्ण सुझाव मिले हैं। सबका धन्यवाद। हाँ, पारिवारिक जिम्मेदारियां भी साथ साथ चलती रहती हैं, पर पिछले कई दशकों से मैं डिप्रेशन और डायबिटीज़ का पेशेंट हूँ, उससे भी जूझना पड़ता है। बढ़ती उम्र में इनका ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। भगवान भी उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता अपने आप करते हैं। मेरे सारे शोध पत्र और विज्ञान चर्चाएं मेरी वेबसाइट www.newton99.com और YouTube पर उपलब्ध है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इन 21st सेंचुरी नामक पुस्तक लिख रहा हूं, जो कुछ ही समय में पूरी हो जाएगी। विज्ञान के आधारभूत नियमों में संशोधन जरूर होगा, जैसा मैंने अपने शोध पत्रों में सुझाया है। मैं वर्षों तक हिमाचल प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग में अधिकारी रहा हूं। जहां तक हो सके सरकार का सहयोग मिला है, इसके लिए मैं उनका आभारी हूं। मैं CSIR न्यू दिल्ली और PMO का भी धन्यवाद करता हूं कि कोई कहीं सुनता है। मुझे पूरी उम्मीद है आगे भी सहायता मिलेगी
और ये काम संपूर्ण होगा और भारत का नाम दुनिया के हर स्कूल में जाएगा।